हाय फ्रेंड, दिस इज विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, बिहार विशेष शिक्षक की भर्ती की जो पात्रता परीक्षा है उसका एडमिट कार्ड आ गया है। आशा करते हैं आप लोग डाउनलोड भी कर लिए होंगे। तो उस क्रम में आपको यहाँ पे हम सीडीपी से रिलेटेड जो 30 नंबर का आएगा वहाँ पे ये भी अच्छे से मेंशन किया गया है कि जो विकलांगता से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी पुटअप किए जाएंगे। तो यहाँ पे हम उसी रिलेटेड यहाँ पे कुछ टॉपिक के बारे में बात करें जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो अगर हम बात करें इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे जिसमें इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप ये तीनों अलग अलग चीज़ें होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर इंटीग्रेटेड जो हमारा एजुकेशन है, एकीकृत शिक्षा होता है, स्पेशल एजुकेशन जो होता है, मुख्य धारा होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे विकलांगता के प्रकार हैं, चाहे वो शारीरिक विकलांगता हो हमारी, चाहे मानसिक पक्षाघात हो या बौनापन हो, दृष्टिहान, वाग्विद या सुनने की परेशानी, ठीक, ऐसी ऑटिज्म की अगर हम बात करें, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गया, मल्टीपल डिसेबिलिटी हो गया, एडीएचडी हो गया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिसकैल्कुलिया, इन सब चीज़ों के बारे में लोग बहुत अच्छे डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो यहाँ पे PWD को लेके, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी को लेके जो हमारे यहाँ पे पॉलिसीज़ वगैरह आई हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जिसमें हमारे ये RCI एक्ट जो हमारा 1992 है ये भी इंपॉर्टेंट है, और विकलांगता अधिनियम 1995 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर शिक्षा अभियान हो गया, NCF हो गया, RTE, और एक तरह से देखा जाए उसके बाद लास्ट में ये एक बहुत ही यहाँ पे है विशेष शिक्षक के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ। एक बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। आप अगर जुड़े रहेंगे तो आपको समझ में आया कि ये क्लास आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हम अगर बात करें समावेशी शिक्षा के बारे में, तो इसका मतलब क्या, इंक्लूसिव एजुकेशन। यहाँ पे अगर हम बात करें, इसके पहले यहाँ पे स्टेटमेंट दिया कि समावेशन एक बुनियादी मानव अधिकार है, ना कि विशेष अधिकार। तो समावेशन जो है मतलब सबको शिक्षा, सबको ज्ञान, ये एक मानव अधिकार है, ना कि आप उनको एक विशेष अधिकार दे रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि जो समावेशन है वो मानव अधिकार है या विशेषाधिकार है। तो हमारा क्या हो जाएगा, पे मानव अधिकार हो जाएगा। ठीक, क्योंकि बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने मानव का अधिकार, उनका अधिकार है, ना कि आप उनको विशेष अधिकार दे रहे हैं, किसी सरकार के द्वारा उन्हें विशेष अधिकार दिया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मानव अधिकार हो जाएगा। आगे हम बढ़े तो इसमें क्या है, समावेशन की अवधारणा सबसे पहले कनाडा में, उसके बाद USA और UK में हुआ। UK मतलब उत्तराखंड नहीं है, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन या इंग्लैंड जो भी कहना आप कह सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले कनाडा में हुआ, उसके बाद USA और UK में हुआ। अब ये चीज़ लाया क्यों गया था, उस समय ये देखा गया विशेष शिक्षा को लाने का सबसे बड़ा ये था कि जो छात्र विशेष रूप से समान पढ़ाई में फिट नहीं होते थे उनके लिए शिक्षा लाया गया था। क्योंकि होता है ना, हर बच्चे का जो थिंकिंग एबिलिटी अलग होता है। तो देखा गया कुछ बच्चे ऐसे हैं जो समान प्रणाली, मतलब जो मेन कक्षा है हमारी चलती है, नॉर्मल कक्षा, रेगुलर कक्षा है, उसमें फिट नहीं बैठ पा रहे थे, तो उनके लिए अलग से कुछ व्यवस्था किया गया। तो इसी को विशेष शिक्षा के नाम से जाना गया है। तो ये क्या हो गया, हमारा समावेशन शिक्षा। अब हम चलते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में जो कि आपको पता हो या ना पता हो, थोड़ा सा आप एक चीज़ जानेंगे कि जो हमारा हान, जिसको इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी और हैंडीकैप, ये तीनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। हो सकता है कुछ लोग को पता है, लेकिन आप यहाँ पे बहुत सारे अंतर होते हैं जो हमको आज जानना है। अगर हानि या इम्पेयरमेंट की बात करें, इसका मतलब क्या होता है, शारीरिक संरचना में कमी या असमानताएं, इसमें हमारे अंग स्तर पर या जो है अंग स्तर तक माना जाता है। इसका मतलब क्या, बॉडी स्ट्रक्चर में कमी होता है ना, हो सकता है आपकी कोई एक उंगली ना हो, ये ठीक है, या मतलब पैर का एक अंगूठा ना हो, इस तरह की जो असमानताएं हो तो क्या बोलते हैं, इम्पेयरमेंट बोलते हैं। ठीक, अपंगता की बात करें, जो डिसेबिलिटी होता है, इसमें क्या होता है, कोई गतिविधि करने के में प्रतिबंध हो या क्षमता में कमी। जैसे आप कोई एक्टिविटी करना हो, मान लीजिए आपका हाथ कटा हो, आप नहीं लिख पा रहे हैं, या पेड़ पे नहीं चढ़ पा रहे हैं, या चेयर नहीं उठा पा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक तरह से अपंगता हो गया। ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं, डिसेबिलिटी बोलते हैं। तो इसका मेन मतलब क्या होता है, बॉडी से वर्क ना हो पाना। जब बॉडी से वर्क नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाएगा, वो डिसेबिलिटी हो जाएगा, हमारा अपंगता हो जाएगा। और बॉडी स्ट्रक्चर में अगर कोई कमी होगी तो क्या हो जाएगा, हमारा इम्पेयरमेंट या हानि हो जाएगा। इसी तरह हम बात करें विकलांगता के बारे में, तो विकलांगता का मतलब होता है, इंग्लिश में हैंडीकैप होता है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा या जो व्यक्ति इसमें होता है, हैंडीकैप होता है, वो अपनी समाज में भूमिका नहीं निभा पाता। फॉर एग्जांपल, मान लो उसके दोनों पैर ही नहीं है, दोनों हाथ ही नहीं है, तो मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकता है, एक तरह से सिर्फ बैठा है और घर पे उसके लिए कोई मतलब अलग से कोई कुछ कार्य कर रहा है। इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो क्या होता है, विकलांगता होता है। मतलब किसी भी तरह से अपनी सामाजिक भूमिका नहीं निभा पाता है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जैसे जो एकदम बेड पे ही पैदा होते ही बेड पे रहते हैं और मतलब जब तक उनकी डेथ नहीं होती तब तक बेड पे ही रहते हैं। ठीक, तो ऐसे ही लोग को विकलांग कहा गया। जो हम लोग किसी को भी हैंडीकैप्ड कह देते कि हैंडीकैप, ऐसा नहीं है। ठीक, तो आई थिंक तीनों चीज़ समझ में आएंगे कि यहाँ पे इम्पेयरमेंट का मतलब क्या हो गया कि बॉडी स्ट्रक्चर में कोई कमी, अपंगता का मतलब क्या हो गया, डिसेबिलिटी का मतलब बॉडी से वर्क ना हो पाना, और विकलांगता का मतलब आप अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से समाज में भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, हैंडीकैप्ड होता है या विकलांगता होता है। अब चलते हैं आगे, हम देखते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें एकीकृत शिक्षा के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट किया होगा तो ये एकीकृत शिक्षा है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन बार बार आया होगा। इसके मतलब की बात है, यहाँ पर लिखा है कि सभी उम्र के विकलांग व्यक्ति या शिक्षार्थियों को
जिसे विशेष शैक्षणिक आवश्यकता के साथ पहचाना जाता है, उन्हें उचित संसाधनों के साथ नियमित शिक्षा में रखा जाता है। इसका मतलब ये है कि मान लो जो रेगुलर हमारी क्लासेस चल रही हैं, उसमें कुछ ऐसे ही बच्चों, चाहे वो विकलांग हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, या मतलब एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करे या एक बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करे, इस तरह से जो चीज़ें हों, तो उनको उचित संसाधन के साथ नियमित कक्षा में जब रखा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? एकीकृत शिक्षा बोलते हैं, इंटीग्रेटेड एजुकेशन बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा इंटीग्रेटेड शिक्षा का मतलब क्या हो गया। दूसरा यहाँ पे क्या है? विशेष शिक्षा। विशेष शिक्षा की अगर बात करें, यहाँ पे एक स्पेशल एजुकेशन। विशेष शिक्षा एक विशेष व्यवस्था में छात्रों को शिक्षित करने का अभ्यास कराता है, जहाँ व्यक्तिगत मतभेदों के हिसाब से शिक्षा दी जाती है। अब विशेष शिक्षा का मतलब ये होगा, मान लो कोई हैंडीकैप्ड है या मान लो जिसको देखने में प्रॉब्लम, या किसी लोग को सुनने में प्रॉब्लम, या किसी को चलने में दिक्कत है, तो उनके हिसाब से जब हम शिक्षा देते हैं एक विशेष व्यवस्था के तहत, तो उसको क्या बोलते हैं? विशेष शिक्षा बोलते हैं। ठीक, तो अब आपको ये समझ में आएगा कि एकीकृत शिक्षा और विशेष शिक्षा में क्या अंतर है। इसमें क्या होता है? इसमें सभी को इंक्लूड कर लिया जाता है, एकीकृत शिक्षा बोलते हैं। और विशेष शिक्षा में ऐसे लोग जिनको कुछ डिसेबिलिटी होती है, जो कोई दिक्कत होती है, तो उनको एक विशेष व्यवस्था के हिसाब से, उनके व्यक्तिगत जो मतभेद है उसके हिसाब से जब शिक्षा दी जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्पेशल एजुकेशन। जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जो आप अगर आप स्पेशल एजुकेटर हैं तो आप उसी की तैयारी करें। ठीक, अगर ये दोनों चीज़ें अगर हो गई तो एक आता है मेन स्ट्रीमिंग, जिसको बोलते हैं मुख्य धारा। आपने सुना होगा ना कि जो सरकार की पॉलिसी है बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए ये पॉलिसी है, तो उसका मतलब क्या होता है? तो मेन स्ट्रीमिंग या मुख्य धारा का मतलब ये होता है कि छात्रों को उनके कौशल के आधार पर विशिष्ट अवधि के दौरान एक नियमित कक्षा में विशेष सेवाओं के साथ अभ्यास कराना। इसका मतलब मेन स्ट्रीमिंग मतलब होता है, चाहे स्पेशल क्लासरूम हो या एक जो हमारा इंक्लूसिव क्लासरूम हो, जहाँ पे रेगुलर बच्चे आते हैं। तो इन दोनों को जोड़ के जब हम मतलब बच्चों को चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? मुख्य धारा से बच्चा जो हमारा मेन स्ट्रीमिंग में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? चाहे बच्चा अपंग हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो, या विशेष शिक्षण का अभ्यर्थी हो जिसको विशेष शिक्षा की ज़रूरत है, उसको भी अगर रेगुलर के साथ बैठा के पढ़ाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? मेन स्ट्रीम बोलते हैं। मुख्य धारा में उनको जोड़ना होता है। अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपका यही अधिकार है, यही आपका काम है, यही आपकी जिम्मेदारी है कि जो बच्चा है, चाहे विशेष वर्ग वाला हो चाहे समान वर्ग वाला हो, दोनों को साथ में रख के चीज़ों को जोड़ना या चीज़ों को साथ में रख कर चलना क्या होता है? मुख्यधारा या मेन स्ट्रीमिंग उसको बोलते हैं। ठीक, इसमें बात करें इसमें क्या क्या आपको करना होता है, तो पहला क्या दिया है कि भिन्न रूप से योग्य छात्रों के लिए विशेष प्रावधान। अब मान लो आपके रेगुलर क्लास है, लेकिन वहाँ पे एक बच्चा ऐसे है जिसकी एक विशेष योग्यताएं हैं या कुछ उसको दिक्कतें हैं, उसको कुछ ज़रूरतें हैं, तो उसके हिसाब से प्रावधान आपके पास होना चाहिए। दूसरा क्या है? पढ़ाने के लिए अपने दृष्टिकोण और सामग्री में बदलाव। बिल्कुल, अगर आप इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत मेन स्ट्रीमिंग में आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो जो स्पेशल क्लासरूम का बच्चा है, जो इंक्लूसिव, दोनों के हिसाब से आपके दृष्टिकोण और जो आपके TLM यूज़ करते हैं, पढ़ाने का तरीका कह सकते हैं, शिक्षण का जो तरीका है, उसमें आप चेंज करेंगे। ये नहीं कि सबको एक ही तरह से ज्ञान दे रहे हैं, सबके हिसाब से व्यक्ति भिन्नता को देखते हुए आपको ज्ञान देना है, अपने दृष्टिकोण और सामग्री में बार बार बदलाव करके। ठीक, ये हो गया। तीसरा यहाँ पे क्या है? किसी भी बच्चे को सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। आप बच्चे किसी से मान लो कोई हैंडीकैप्ड बच्चा है, उसको सहानुभूति एक्स्ट्रा नहीं देंगे, नहीं आप तो ये हो, ऐसा नहीं। ठीक, सबको जैसे एक नॉर्मल बच्चे के साथ आप बिहेव करें, ऐसा इम्पेयरमेंट या जिसको अपंगता है उसके साथ भी आप उसी तरह ट्रीट करेंगे, मतलब उनको सहानुभूति नहीं देना है। चौथा क्या है? लक्ष्य जो आपको वास्तविक होना चाहिए। ठीक, ये नहीं कि एकदम मतलब हवा में उड़ रहे हैं। ठीक, वास्तविकता की तरफ होना चाहिए। यहाँ ये इस वास्तविकता का मतलब सिर्फ इतना है कि आप जिन बच्चे को क्लासरूम पढ़ाएं, तो विशेष वर्ग का बच्चा है तो उसके साथ आप रियलिटी में रहिए कि आप उस बच्चे को कहाँ तक ले जा सकते हैं। ये नहीं कि उसको आप सोच लीजिए कि हम यहीं से उसको DM बना दें, ऐसा नहीं है। ठीक, जो वास्तविकता है उसके तहत ही आपको चीज़ें रखना है। अब हम चलते हैं अगले पे। यहाँ देखिए और क्या कर सकते हैं आप, हम अनेकों संसाधन और सुविधा प्रदान कर सकते हैं। अब देखो, और छात्र जो हैं स्कूल पर बोझ नहीं होते, ना कभी बोझ बन सकते हैं। अब देखो, जितने भी संसाधन और सुविधाएं हैं उनको आप प्रदान करिए, क्योंकि आप एक विशेष शिक्षक हैं तो आपको ये चीज़ें बताएंगे, आपके पाठ्यक्रम में ये चीज़ इनबिल्ड थी। और जो छात्र में स्कूल के बच्चे होते हैं ना, वो बोझ नहीं होते और ना भी कभी बोझ बन सकते। तो आपको इस चीज़ को कभी नहीं सोचना है कि हम अपने संसाधन और सुविधाओं का यूज नहीं कर पा रहे हैं या हमारे ऊपर बच्चे जो हैं हमारे बोझ हैं। ठीक, ये चीज़ें नहीं रखना आपको। अगला क्या है यहाँ पे? विविधता हमारे लिए अच्छी है। अगर विविधता है तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे हर बच्चे को अलग अलग तरीके से सीखने को मिलेगा और आपको भी कुछ नए नए तरीके सीखने को मिले, तो विविधता जो है ना आपके लिए बहुत अच्छी होती है। अगला क्या है? विशेष शिक्षा महारत हासिल करने के लिए नहीं
बल्कि अच्छा जीवन जीने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। अब जो आप विशेष शिक्षा दे रहे हैं उसमें कोई महारत हासिल उनको मत करवाइए, बस जीवन जीने के लिए जो पर्याप्त होता है उतना कर दीजिए, उतना बहुत है। क्योंकि हर बच्चे को आप एक बेहतर तरीके तक नहीं पहुंचा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपकी क्लास के 60 बच्चे हैं, तो अपनी लाइफ में वो अलग अलग फील्ड में सक्सेस होते हैं, ना कि ही पढ़ने वाले ही फील्ड में होते हैं। कोई बच्चा खेलकूद में बहुत अच्छा निकल, कोई सिंगिंग निकल जाता है, ठीक। तो आप उनको सिर्फ इतना कहिए कि जीवन जीने के लिए जो पर्याप्त होना चाहिए उतना सिखा दीजिए। यही मेन, आप विशेष शिक्षक हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही करना है। अगला क्या है, RT जो राइट टू एजुकेशन 2019 में हमें समावेशी शिक्षा देने की निर्देशित करता है। समावेश जो हमारा एक एक्ट आया था, अभी हम एक्ट के बारे में आगे बताएंगे। इसमें क्या था कि RT 2009, इसमें क्या था, समावेशी शिक्षा को शिक्षा देने के लिए निर्देशित करता है। समावेशी शिक्षा के बारे में बहुत अच्छे से हम लोग जान चुके हैं, ठीक। आगे देखते हैं, हमें बच्चों पर विश्वास दिखाना चाहिए। अगर जो बच्चे मतलब थोड़ा सा अच्छा है, जो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा सा विश्वास दिलाइए, इससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनकी अनदेखी नहीं करना चाहिए। अब देखिए उनको कोई प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं कि चलिए छोड़िए, एक ही लोग तो हैं, बाकी सबको आगे, हम आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं, अनदेखा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक। अब ये सब क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, ये सीधा आपके ऑप्शन में दिखेंगे, तो आपको तुरंत पता चलेगा हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। इसमें आगे देखिए क्या है, ऐसे में सभी बच्चे मुख्य धारा से सामाजिक कौशल सीखते हैं। अगर आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो जितने भी बच्चे होंगे वो सामाजिक कौशल सीखते हैं, मतलब उनको अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, कैसे जीना है, उसके बारे में सीखेंगे, ठीक। तो आई थिंक यहाँ तक चीज़ समझ में आएंगी कि क्या होता है, मेन हमारा क्या होता है, विशेष शिक्षक, और उसके बाद पहले एकीकृत शिक्षा होता है, फिर विशेष शिक्षा होता है, उसके बाद मुख्य धारा में इनको जोड़ना ही होता है। और मुख्य धारा जोड़ने के लिए आप क्या क्या करेंगे उसके बारे में हम लोग ने यहाँ से अच्छे से पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे विकलांगता के प्रकार। अब आपको ये जानना बहुत जरूरी, क्योंकि ऑप्शन सीधा सीधा देख सकते इस तरह के अगर सिम्टम हैं तो किस तरह का विकलांगता है, ठीक। यहाँ पे हम ढेर सारी विकलांगता के बारे में समझेंगे। पहले की बात करें तो शारीरिक विकलांगता, जिसको इंग्लिश बोलते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी। इसमें क्या है, बच्चा जो है गतिहीन होता है, मतलब उसको चलने फिरने में दिक्कत होती है, गतिहीन का मतलब ये हो गया, ठीक। दूसरा यहाँ पे क्या है, शरीर को नियंत्रित करने में समस्या होती है। ऐसे जो बच्चे शरीर को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। अब ऐसा नहीं कि सारे बच्चे एक ही जैसे होते हैं, बट उसमें कुछ न कुछ सिम्टम इस तरह के मिलते रहते हैं। किसी में गतिहीन होना दिक्कत रहती है, मतलब चलने फिरने में दिक्कत, किसी को अपने शरीर को नियंत्रित करने में समस्या होती है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से शारीरिक विकलांगता हो गया। तीसरा क्या है, हमारे शरीर को कोई अंग निकाला गया हो, जैसे होता है ना किसी दिक्कत की वजह से शरीर का कोई अंग निकाल लिया गया हो, ठीक। तो ये भी शारीरिक विकलांगता के अंतर्गत ही आता है। बच्चा अटक अटक कर चलता है या बैसाखी लेकर चल रहा है, तो ये क्या हो गया, शारीरिक विकलांगता हो गया। अब चलते हैं हम अगले टाइप पे। अब यहाँ पे है मस्तिष्क पक्षाघात, जिसको बोलते हैं सेरेब्रल पॉल्सी, ठीक। इसके बारे में अगर आप जब आप टीचिंग किए होंगे तो वहाँ बहुत अच्छे से बताया होगा। सेरेब्रल पॉल्सी ज़्यादा करके मतलब माँ के गर्भ से 5 साल तक ही ज़्यादा दिक्कत रहती है। अगर उसमें बचा लिए बच्चे को तो थोड़ा सा चांसेस उसके अच्छे सही होने के हो जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्या इस तरह के बच्चे क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, बच्चे को अनैच्छिक गतिविधियों को निर्देशित करने में समस्या होती है। अनैच्छिक गतिविधि मतलब ऐसी गतिविधि जो नहीं करना चाहते हैं लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए कोई इंस्पायर कर गया है, ठीक। अब वो जानते हैं यहाँ हंसना नहीं है लेकिन फिर भी हंस देते हैं, ठीक। अब मान लो कहीं रोना है तो जानते हैं हाँ यहाँ रोना है लेकिन फिर भी वो हंसने लगते हैं, ठीक। तो इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो क्या अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। उसके बाद अगला क्या है, बच्चे की चाल या शरीर का संतुलन सही नहीं होता। जब बच्चे चलते हैं तो संतुलित नहीं, थोड़ा सा इधर उधर होते नहीं, लड़बड़ाते या लड़खड़ाते रहते हैं, ठीक। तो ये हो गया। फिर क्या, बिना सहारे कि कुर्सी पर बैठना, चलना, चढ़ना, झुकने में समस्या होती है। मतलब बिना सहारे कुर्सी बैठने पर थोड़ा सा उनको हेल्प चाहिए होता है, या कोहनी लगा के चढ़ते हैं, ठीक। या बैठने में, चढ़ने में कहीं पे या झुकने में थोड़ी समस्या होती है। उसके बाद क्या है, बच्चे को वस्तु को काटने, फाड़ने, चिपकाने समस्या होती है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु को काटना है, उनको दे देंगे कि हाँ ये फल काटिए, सब्जी काटिए, तो समझ नहीं पाते काटने, उनको पता होता है काट लेंगे कैसे, लेकिन बट वो काट नहीं पाते हैं, जो चाकू इधर उधर कर देते हैं, ठीक। फाड़ नहीं पाते, कोई चीज़ देखो फाड़ नहीं पाएंगे या ढंग से नहीं फाड़ पाएंगे, बहुत गंदे तरीके से उसको फाड़ेंगे या चिपकाने में समस्या, ठीक। ये हो गया। बात करने व सांस लेने में सामंजस्य नहीं बैठा होता ना, बच्चे बोलते रहते फिर उसमें सांस भी ले लेते हैं, तो उनका मतलब जो बोलने का फ्लुएंसी टूट जाता है। ऐसे बहुत आप देखें बच्चे बोलते रहते हैं और सांस भी लेते रहते हैं, तो ये सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं कि हाँ हम अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लें तब सांस लेना है, बल्कि वो बोलते रहते हैं उसमें सांस भी लेते रहते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा क्या, मस्तिष्क पक्षाघात, जिसको हम सेरेब्रल पॉल्सी बोलते हैं, ठीक। उसके बाद क्या आता है, बौनापन। ये तो सबको पता है, डॉर्फिज्म बोलते हैं जिसको हम। इसमें क्या होता है, बच्चे के हाथ पैर बहुत छोटे होते हैं, अंगुलियाँ छोटी व बीच में अलगाव होता है। देखिए उनकी अंगुलियाँ छोटी छोटी हो, थोड़ा सा ऐसे दूरी पे होता है, अलगाव होता है, ठीक। हम लोग क्या उंगलियाँ चिपकी होती हैं, उनकी मोटी होती है, थोड़ा सा अलगाव होता है, ये हो गया। और पैर जो होते हैं उनके झुके होते हैं। और विकास दर जो होता है सामान से थोड़ा धीमा होता है। सब बच्चों से उनकी विकास दर धीमी होगी तभी तो बौने हो जाते हैं ना। और उनकी जो औसत ऊंचाई लगभग 3 से 4 फीट होती है। तो ये बौनापन का है, हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बट पूछा जा सकता था, थोड़ा जानना आपके लिए ज़रूरी था। अब बात करें दृष्टिहान, जिसको हम बोलते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट। इसमें क्या होता है, बच्चा बोर्ड पर पढ़ने में समस्या का अनुभव करता है
सिंपल सी बात, अगर बच्चे को दिखने में दिक्कत है, कोई चीज़ देखने में समस्या है, तो बोर्ड पर जो लिखा गया उसको थोड़ी सही से पढ़ पाएगा। ठीक, ये हो गया। पढ़ते समय किताब बहुत दूर करता है या बहुत पास रखता है, तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को एकदम दिखता ही ना हो, लेकिन कभी कभी ऐसी भी इम्पेयरमेंट होती है, विजुअल इम्पेयरमेंट, जिसमें उस बच्चों किताब को दूर करेगा तब दिखेगा, या कभी कभी ऐसा तो जब बच्चा किताब को बहुत नज़दीक करेगा पास में तब उसको दिखता है। तो ये चीज़ें हों तो इसको क्या बोलते हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट बोलते हैं। तीसरा क्या है, नोटबुक में निर्धारित स्थान पर लिखने में समस्या होती है। अब जैसे मान लो 2 लाइन है, ठीक, तो लाइन पे ना लिख के उल्टा सीधा कहीं का यहाँ बना दे रहा है, माँ यहाँ बना दे रहा है, ला यहाँ, ठीक। जब इस तरह की चीज़ें हो रही तो इसका मतलब क्या है, बच्चे को सही से दिख नहीं, तभी तो ऐसे कर रहा है। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद क्या, रंगों के बीच अंतर न कर पाना। अब उसको लाल पीला दिखा दोगे तो समझ नहीं पाएगा लाल कौन सा पीला कौन है, हरा काला दिखा दोगे थोड़ा सा कन्फ्यूज है, क्योंकि उसको दिखने में दिक्कत है ना। तो ये हो गया। उसके बाद क्या, क्रिया व चेहरे के भाव को समझ नहीं पाता। अब बच्चा अगर कम देखेगा तो आपके चेहरे पे गुस्सा है या हंसी है या किस मूड में, उसको थोड़ी समझ पाएगा, जाहिर सी बात है। और ऐसे बच्चों में क्या दिक्कत है, आंखों से बार बार पानी आता है, बार बार पलक झपकाता है और आंखें जो है लाल हो जाती है। तो इस तरह की जब डिसेबिलिटी, तो किसको क्या बोलते हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट। अब बात करें वाक बाधा, या जिसको हम बोलते हैं कि बोलने में परेशानी हो, या स्पीच इम्पेयरमेंट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, बच्चा जो भाषण में अनुचित ध्वनियाँ निकालता है, जब बोलता रहता है तो सही से प्रोनाउंसिएशन वर्ड का नहीं कर पाता है, गलत चीज़ बोल देता है। उसके बाद क्या है, सही ध्वन सुनने के बाद बोलने में समस्या। अगर आप उसको सही से बता दे रहे हो कि आप ऐसे बोलो, फिर भी सही से नहीं बोल पाता है, बार बार अनिच्छिक ठहराव। वो चाहता है कि मतलब वो ना रुके, लेकिन फिर भी वो रुक जाता है। क्यों, कि उसको बोलने में दिक्कत हो रही है ना, उसका वर्ड नहीं बन पा रहा है, एक सेंटेंस बनाने में उसको डिफिकल्टी आ रही है। सेंटेंस तो बना ले बट बोलने में दिक्कत आ रही है, ठीक। तो बार बार अनिच्छिक ठहराव करता हो। शब्दों, भाव, विराम चिन्हों में असामता होती है, ठीक। अब इसका मतलब क्या है, वो जब शब्द को या भाव हमको व्यक्त करना है, विराम तो वहाँ रुकता नहीं है, ऐसे ही मतलब बिना फ्लुएंसी ऐसे जो भी उल्टा सीधा बोलते हुए चला जाता है, ठीक। तो क्या होगा, इस तरह की चीज़ें स्पीच में इम्पेयरमेंट इसको बोलते हैं, ठीक। अगला हमारा क्या है, सुनने में परेशानी, जिसको हम हियरिंग इम्पेयरमेंट बोलते हैं। हियरिंग से समझ में आ रहा होगा आपको ऐसे ही। इसमें क्या होता है, बच्चा तेज़ आवाज़ में बोलने पर ही प्रतिक्रिया देता है। अब बच्चे को आप धीरे से बोलेंगे बेटा आप यहाँ आ जाओ तो समझ नहीं पाए, लेकिन जब आप तेज़ से बोलेंगे तो सुन पाता है। तो यही मतलब है, चाहे आप उसे कुछ पूछेंगे या कुछ भी एक्टिविटी करें, थोड़ा देर में प्रतिक्रिया करता है। जब तेज़ ध्वन में आप बोलेंगे, तेज़ आवाज़ में बोलेंगे, तभी बच्चा आपको रिप्लाई कर पाएगा। दूसरा क्या है, सुनने के लिए एक कान को तहरीस देता। इसका मतलब क्या है, जब आप उसको बोलेंगे तो एक कान आपकी साइड कर लेगा, तिक्खा कर लेगा अपने आप को, ठीक, ताकि उसको सही से सुनाई दे दे। तो आप समझ जाइए क्या है, उसको सुनने में परेशानी है। तीसरा क्या है, तेज़ आवाज़ में टीवी देखना। अगर ऐसी दिक्कतें हैं बच्चे को तो टीवी की जो आवाज़ है उसको वॉल्यूम को बहुत तेज़ कर देगा और अचानक सवालों का जवाब देगा। क्यों, क्योंकि बच्चा एक कान से सुनता रहेगा ध्यान से, जैसे उसको सुनाई देगा अच्छा हाँ ये बोलो, फटाक से वो जवाब देगा। इस क्यों, और थोड़ा तेज़ बोलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसको सुनाई देता नहीं, और उसको ये लगता है कि अगर हमें मतलब तेज़ी से सुनाई दे रहा है, हमको कम सुनाई दे, सबको ऐसे होगा, और उसको पता भी नहीं चलता मैं कितना तेज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि खुद कम सुनता है, ठीक। तो ये दिक्कतें हो गई। अगला क्या है, सीखने की विकलांगता। ये भी लर्निंग डिसेबिलिटी में आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इसमें क्या होता है, बच्चे की ध्यान अवधि में कमी, मतलब बच्चा एक जगह पे अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाता, इधर देखा फटाक से उधर देखने लगा, फिर उधर देखने लगा, मतलब इधर उधर अपने आप को देखता रहता है। तो क्या हो गया, ये भी एक सीखने की विकलांगता है। अन्य स्रोतों से नकल करने में समस्या। अगर आप उसको बोर्ड पे कुछ लिखा दीजिए और बोलिए कि कॉपी करिए तो कर ही नहीं पाएगा, मतलब बहुत दिक्कत होगी। तो सीखने में विकलांगता ये भी हो गया, ठीक। अब बहुत बच्चों को ऐसे देखे होंगे अगर आपने टीचिंग करवाया होगा, ठीक। फिर क्या अगला, चीज़ों को व्यवस्थित करने में कठिनाई। अपनी चीज़ों को सही से व्यवस्थित नहीं कर पाता, बैग टिफिन कहाँ कैसे रखना है, उल्टा सीधा पानी को बैग में डाल देगा, ठीक। तो इस तरह की जब चीज़ें, इसका मतलब बच्चा सीखने में उसको लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक। अगला क्या है, पढ़ते समय शब्दों या अक्षरों को छोड़ना, पढ़ते पढ़ते अपने वर्ड को छोड़ देगा, पूरा सेंटेंस ही छोड़ देता है, 2-2 3-3 लाइन छोड़ के पढ़ देता है, ठीक। इस तरह की दिक्कतें क्या बोलते हैं उसको, सीखने की विकलांगता, जिसको इंग्लिश बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक। अगला है हमारा स्वालीनता, जिसको हम ASD बोलते हैं। ASD का मतलब होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, आंखों से संपर्क नहीं बना पाता है बच्चा, ठीक। आपसे मतलब आई टू आई कांटेक्ट जो है बिल्कुल बना ही नहीं पाएगा ऐसे बच्चे, वो मतलब उनको बहुत हेजिटेशन रहता है, मन में डर रहता है। उसके बाद अगला क्या है, चीज़ों को दोहराता है। अगर आप उनसे पूछेंगे आपका नाम क्या है तो वो भी कहेंगे आपका नाम क्या है। आप उनसे पूछो खाना खाए तो कहेंगे खाना खाए, ठीक। तो इस तरह चीज़ों को रेपिटेशन करता है वो, ठीक। अगला क्या है, मित्रों के साथ खेलने में समस्या। वो फ्रेंड नहीं बना पाते, वो बना भी लेते हैं उसके साथ खेल नहीं पाते हैं, वो कोने में अलग अलग और अकेले में खेलना चाहते हैं, ठीक। अगला क्या है, जवाब देने में समस्या। जवाब देने समस्या मतलब आप उनसे कुछ पूछोगे तो जवाब दे ही नहीं पाएंगे, तो उसको क्या हो जाएगा, ठीक। अगला क्या है, याद करने की क्षमता बेहद कम होती है। ऐसे बच्चे मतलब उनको नाम बता दीजिए उनको याद रहेगा, लेकिन 2 मिनट पूछें आपका नाम क्या, नहीं बता पाएंगे, ठीक। तो इस तरह की चीज़ें क्या बोलते हैं उसको, स्वालीनता बोलते हैं, ASD बोलते हैं। अगला हम बात करें डिसेबिलिटी, यहाँ पे बौद्धिक विकलांगता है, जिसको हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं। ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा आपसे, ठीक। और आपको यहाँ पे थोड़ा सिम्टम दे दिया जाए, पूछे किस तरह का विकलांगता है। तो इसमें बात करें क्या है, खाना
खाना खाना, कपड़ा पहनना, शौच क्रिया में समस्या। जिसको बौद्धिक विकलांगता होती है वो बच्चे खाना खाने में, कपड़ा पहनने में, शौच क्रिया करने में समस्या महसूस करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, मौखिक प्रतिक्रिया ना दे पाना। आप उनसे कुछ पूछेंगे तो बता नहीं पाते हैं। ठीक, अगला क्या है, बच्चा खराब शैक्षणिक उपलब्धि दिखाता है। मतलब आप उसको कुछ पढ़ाओगे तो बहुत अच्छे समझ में उसको कुछ नहीं आएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, वो बौद्धिक विकलांगता के अंतर्गत आएगा। अगला क्या है, कार्यों पर ध्यान केंद्रित ना कर पाना। आप कोई चीज़ कार्य करा रहे हो, कोई प्रैक्टिकल करा रहे हो, कोई एक्टिविटी करा रहे हो, कोई खेल करा रहे हो, कोई चीज़ पढ़ा रहे हो, तो उस पर उसका ध्यान केंद्रित नहीं रहेगा। ठीक, तो ये सब क्या है, हमारे बौद्धिक विकलांगता या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। अगला हम बात करें तो एकाधिक विकलांगता या बहुविकलांगता कहते हैं, इंग्लिश में इसका बोले तो मल्टीपल डिसेबिलिटी। इसमें क्या होता है, बच्चा चश्मा, व्हील चेयर, बैसाखी, श्रवण यंत्र का प्रयोग करता है। इसमें बहुत सारे बच्चे देखेंगे वो हाथ में भी कुछ डंडा टाइप का लिए स्टिक लिए रहते हैं और आँख में चश्मा लगाए रहते हैं। तो और व्हील चेयर पे भी कभी कभी लोग आप देखे होंगे। तो मतलब जब एक से अधिक उनके अंदर कमियाँ हो तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल डिसेबिलिटी बोलते हैं, जैसे यहाँ पे पहला दिया गया। ठीक, अगला क्या है, बच्चे अपने अपने आप को एक कोने में रखना चाहते हैं। ऐसे बच्चे ना समाज से थोड़ा दूरी बना के रखते हैं, या अगर क्लास में रहेंगे तो अपने लास्ट बेंच पे एकदम कोने में रहेंगे। ठीक, अगला क्या है, वस्तु पहचानने के लिए बहुत करीब आना पड़ता है। ऐसे बच्चों को कोई वस्तु समझ में नहीं आती कि है क्या, बहुत पास आएंगे तो उनको समझ, अच्छा हाँ ये चीज़ है, या किसी इंसान को पहचानने में भी यही दिक्कत आती है। ठीक, क्या हो गया, हमारा बहुविकलांगता के अंतर्गत आता है। अगला क्या है, ADHD, जिसको अधिक सक्रियता या न्यून सक्रियता विकार कहते हैं। इंग्लिश में बात करें तो अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ज़्यादा समय ध्यान ना दे पाना। अगर उनको आप ऐसे बोलेंगे कि बेटा आप यहाँ बैठो, 1 मिनट बैठे फिर उछल के दूसरी जगह चला जाएगा, या आप किसी चीज़ को कहोगे कि बेटा आप यहाँ 2 मिनट तक देखो, हम इसको पढ़ा रहे हैं, तो 10-15 सेकंड देखिए फिर दूसरी जगह देखना शुरू करते, क्या हो गया, ध्यान को एक जगह केंद्रित नहीं कर पाएगा। ठीक, ये हो गया। तीसरा क्या, कमजोर स्मृति। ऐसे बच्चों की याददाश्त बहुत बेकार होती है, उनको कुछ भी समझ नहीं आता है। और क्या, आवेग नियंत्रण, यहाँ पे ना नहीं लिखा गया, नियंत्रण है ये। ठीक, आवेग नियंत्रण में कमी या बेचैनी। आवेग नियंत्रण का मतलब क्या, अगर उनको गुस्सा आएगा तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, मारना पीटना शुरू कर देंगे। ठीक, या रोना होगा तो रोने लगेंगे, हंसना होगा तो हंसने लगेंगे। ठीक, इस तरह की जब चीज़ें क्या होता है, ADHD होता है, जिसको हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक, अब हम बात करें तो ये डिसलेक्सिया, इन सब चीज़ों को आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे। हम अपने हर वीडियो में डिसलेक्सिया के बारे में बताया हूँ। डिसलेक्सिया का मतलब देखिए, लेक्सिया में यहाँ पे लक्ष्य आ रहा है। ठीक, तो लक्ष्य का मतलब, अगर छोटे बच्चों को आप इसको पढ़ाएंगे, जिसको थोड़ा सा इंग्लिश का अल्फ़ाबेट का ज्ञान नहीं हो, उसको लुक्स पढ़ेगा, मतलब उसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है। तो जब लेक्सिया है मतलब लक्ष्य, बच्चा क्या होता है, लक्ष्य को लुक्स पढ़ेगा, मतलब पढ़ने में दिक्कत, तो उसको कौन सी क्षमता होगी, पढ़ने की क्षमता होगी। तो एक तरह से ट्रिक है, बस समझने के लिए अगर आप जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो जब लेक्सिया की बात आए मतलब लक्ष्य, और लक्ष्य को बच्चा लुक्स पढ़ता है मतलब पढ़ने में की क्षमता है, तो डिसलेक्सिया हो जाएगा। ठीक, वो B को D पढ़ता है, हालांकि यहाँ कैपिटल लेटर में लिख दूँ, वो B को D पढ़ता है, या D को B पढ़ता है, W को M पढ़ता है, इस तरह से उल्टा सीधा उसको पढ़ता है। ठीक, और चीज़ों को उल्टा पुल्टा पढ़ता है, या बार बार गलती करेगा, वो बार बार गलती करता रहता है पढ़ने लिखने में। ठीक, पढ़ने में से तो क्या हो जाएगा, हमारा डिसलेक्सिया हो जाएगा। अगली डिसेबिलिटी की बात करें तो अगला है डिस्ग्राफिया। इसमें क्या होता है, लेखन। ग्राफिया इसमें बताया हूँ कि जब हम, अब ग्राफ होता है, हम लोग ग्राफ बनाते हैं, सीधे सीधी लाइन बनाते हैं, और एक छोटा बच्चा ग्राफ बनाएगा तो टेढ़ा मेढ़ा बनाएगा, और उसका भी एक छोटा बना देगी, बड़ा बना देगी, छोटा बना देगा, या एक उस बहुत बड़ा बना देगा। इस तरह की जब चीज़ें होंगी तो क्या हमारा हो जाता है, डिस्ग्राफिया। मतलब बच्चे को ग्राफ बनाने में दिक्कत आ रही है। ठीक, तो ग्राफ बनाने की दिक्कत आ रही मतलब लिखने में दिक्कत आ गई। ठीक, लेखन या रेखांकन की कमी। तो आप समझिए कि जब ग्राफिया की बात है, मतलब बच्चे को ग्राफ बनाने में दिक्कत आ रही है, तो ग्राफ बनाएगा कैसे, जब लिखेगा तो लेखन की कमी हो जाएगी। ठीक, तो आई थिंक यहाँ चीज़ समझ में आएंगी। जब ग्राफिया की बात आए तो लेखन की कमी हो जाएगी, और बहुत बुरा लेखन कौशल होता है, मतलब बहुत बेकार लिखते हैं, उनकी राइटिंग एकदम गंदी होती है। अधूरे शब्द या अक्षर को लिखना। अब देखो, अधूरे शब्द जैसे राम लिखा है, राम लिखना तो राम लिख देगा। ठीक, या अक्षर लिखना, अक्षर को बहुत गलत ढंग से लिखेगा, रा को ऐसे बना देगा। ठीक, इस तरह से किएगा तो क्या होगा, हमारी डिस्ग्राफिया हो जाएगा। अब देखिए, आकार छोटा बड़ा कर देता है। मान लो यहाँ पे क लिखना है या ABCD लिखना, A ऐसे लिख देगा, B ऐसे लिख देगा, C ऐसे लिख देगा, मतलब उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा। लाइन तो हमारी ऐसी लेकिन उल्टा सीधा लिखता है, तो क्या हो गया, इस तरह से डिस्ग्राफिया हो गया। और अक्षर को तिरछा तिरछा लिखता है, कुछ लोग ऐसे लिखेंगे ABC, तो ये भी एक तरह क्या है, डिस्ग्राफिया है। अब हम बात करें डिसकैलकुलिया। अब कैलकुलिया से आपको समझ में आएगा, कैलकुलस या कैलकुलेशन की बात हो तो गणितीय विकार होगा। ठीक, इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आगे चलें तो हमारे यहाँ पे आता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया या इसको एफेजिया भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बोलने वाली भाषा समझने में दिक्कत। आप उनको कुछ बोल रहे हैं तो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा। ये खराब पढ़ने की समझ, मतलब आप बच्चा पढ़ तो ले रहा है बट उसको समझ नहीं पा रहा है कि क्या हमने पढ़ा है। तो जब इस तरह की कोई एक्टिविटी हो तो उसको क्या बोलते हैं, डिफेजिया या अफेजिया बोलते हैं। इसको आप अच्छे से जान लीजिएगा, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते होंगे। तो जो बोलने वाली बात, मतलब बच्चा जो बोल भी लेता है, उसको सुन भी लेता है, उसको कोई दिक्कत नहीं बोलने में, बट उसको समझ नहीं पाता क्या बोला जा रहा है। ठीक, और दूसरा क्या है, खराब पढ़ने की समझ, मतलब जो पढ़ता है उसको समझ भी नहीं पाता है। तो इस तरह के जब क्या बोलते हैं, इसको डिस्फेजिया बोलते हैं या एफेजिया बोलते हैं।
अगला यहाँ पे हमारा है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया की बात करें तो उसको बोलते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर, जिसका मतलब है बच्चा हाथ व आँख में समन्वय स्थापित नहीं कर पाता है। मतलब कुछ हम लोग जैसे कोई चीज़ कर रहे हैं, मान लो लिखते हैं, तो लिखते समय अपना हाथ या पेन पे देखते रहते कि हम लोग क्या लिख रहे हैं, बट बच्चे ऐसे नहीं होते, ये लिखते इधर रंग देखते उधर रंग, ठीक इस तरह से होता है, और भी संतुलन भी नहीं बना पाते। तो जब इस तरह की दिक्कत आए क्या बोलते हैं, उसको डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं। आई थिंक यहाँ तक चीज़ समझ में आएगी। ये सब हमारे क्या थे, जितने भी हमारे डिसेबिलिटी के टाइप्स होते हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब हम बात करेंगे कुछ इसके लॉ या पॉलिसीज़ के बारे में जो डिसेबल पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें पहली यहाँ पे जो पॉलिसी आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो हमारी 1968 में थी। हालांकि इसको आप नॉर्मली भी पढ़ेंगे, बट यहाँ भी इसका रोल है। उसमें क्या कहा गया था डिसेबल पर्सन के लिए, उसमें ये कहा गया था कि शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार और ऐसे बच्चे को नियमित कक्षा से पढ़ने के लिए सुझाव दिया था। मतलब वहाँ पे जो नियमित क्लासेस हैं उसमें विशेष वर्ग वाले बच्चे या विकलांग बच्चों को क्लास में रखने की बस सुझाव दिया गया था। यहाँ पे कुछ कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं, बस सुझाव वहाँ पे दिया गया, ठीक। तो पहली बार इसका प्रस्ताव कब हुआ, 1968 में, जो हमारी NEP 1968 जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें आया। दोबारा जब हमारी नीति आई 1986 में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में, इसमें हुआ कि एक लक्ष्य के रूप में समान भागीदारी के रूप में सभी को सभी स्तरों पर एकीकृत करने की सिफारिश की गई। यहाँ पे बस सिफारिश हुई कि भाई जितने भी मतलब ऐसे बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है, उनको चाहे विशेष बच्चा हो चाहे हमारा नॉर्मल बच्चा, उनको सबको एक साथ पढ़ाया जाए, एकीकृत करने की कोशिश की गई। बट कोशिश की, कुछ हुआ नहीं था, ठीक। बट 1992 में थोड़ा सा इस पर इम्प्लीमेंट ज़्यादा हुआ और बहुत इंपॉर्टेंट यह है आपके लिए, रिहेबिलिटाइजेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको हम RCI एक्ट 1992 बोलते हैं, जिसको भारतीय पुनर्वास एक्ट बोलते हैं, ठीक। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इसमें पहली बार कुछ एक्शन लिया गया विकलांग बच्चों के लिए। इसमें इस अधिनियम में विकलांग छात्रों की ज़रूरत का जवाब देने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। अब देखिए पहले क्या था, नॉर्मल कैंडिडेट को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था टीचर को, बट यहाँ पे RCI एक्ट 1992 में एक ऐसा कोर्स बनाया गया, प्रशिक्षण कोर्स कार्यक्रम बनाया गया, जहाँ पे टीचर को मतलब जो एक एजुकेटेड पर्सन है उसको यहाँ पे प्रशिक्षण किया कि आप विकलांग बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, उनकी ज़रूरत के हिसाब से आप कैसे पढ़ाएंगे। तो ये एक्ट कब आया, 1992 में, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छे से जान लीजिएगा, ठीक। फिर अगला हमारा जो अधिनियम आया, विकलांगता अधिनियम 1995, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। इसके अंतर्गत क्या हुआ, इस अधिनियम में 7 तरह के विकलांगता के बारे में दिखाया गया, जिसमें पहला था अंधापन, दूसरा कम दृष्टि, तीसरा था कुष्ठ उपचारित, कुष्ठ उपचारित मतलब जिसको कोढ़ बोलते हैं, ठीक, हिंदी में। उसके बाद क्या, श्रवण हानि, लोकोमोटर, लोकोमोटर मतलब जो शारीरिक क्षमता है, अक्षमता है, ठीक, उसको हो गया। मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी भी शामिल था। तो जब पहली बार 1995 में विकलांगता नियम आया, वहाँ पे 7 तरह की विकलांगता थे। आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि जो विकलांगता या PWD इसको एक्ट बोलते हैं, ठीक, PWD एक्ट 1995, उसमें कितने डिसेबिलिटी थे, तो टोटल 7 डिसेबिलिटी थी। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये दूसरा फैक्ट है, ये कहा गया कि PWD एक्ट 1995 के तहत बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक उपयुक्त वातावरण में शिक्षा देना और निःशुल्क शिक्षा देना। उपयुक्त वातावरण का मतलब अगर विशेष बच्चा है तो उसको विशेष तरह के संसाधनों का प्रयोग करके एक अच्छे वातावरण में निःशुल्क शिक्षा देना ही 1995 अधिनियम जो था उसका यहाँ पे काम था या उसका उद्देश्य था। तो ये हो गया। अब इसके बाद जो हमारा नियम आया, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया। इसमें क्या किया गया, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। मतलब जो प्रारंभिक शिक्षा थी, इसका मेन उद्देश्य जो प्रारंभिक शिक्षा थी, मतलब 1 से लेकर 5 तक या 1 से लेकर 8 तक हम कहें, तो उसमें जो सार्वभौमिक लक्ष्य हैं, जो एक तरह से उद्देश्य थे, उसको प्राप्त करना था। दूसरा क्या बना, दूसरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, खास करके जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए। इसके साथ शून्य अस्वीकृत नीति अपनाई गई। इसका मतलब ये है, शून्य अस्वीकृत मतलब कोई भी आपके स्कूल में आए, चाहे उम्र दराज हो, चाहे कोई दिक्कत हो, चाहे पढ़ने में दिक्कत हो, चाहे किसी अक्षमता के साथ हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, कुछ कोई भी आ जाए, तो आप अस्वीकृत नीति अपनाओगे। मतलब उसको आप पढ़ाओगे ही पढ़ाओगे, आप उसको भेजोगे नहीं, आपका एडमिशन नहीं हो सकता, ठीक। दूसरा क्या है, जिसमें विशेष आवश्यकता वालों को भी सार्थक व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए। तो इसके अंतर्गत ये कहा गया कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको भी सार्थक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए। ये कब कहा गया था, 2001 में सर्व शिक्षा अभियान जो हमारा था, ठीक। तो यहाँ 2 चीज़ इंपॉर्टेंट, पहला क्या, जो प्रारंभिक शिक्षा था उसके उद्देश्यों को प्राप्त करना था। दूसरा क्या था, जो विशेष बच्चे हैं उनको भी नॉर्मल बच्चों की तरह सार्थक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए। इसमें 2001 में कहा गया। अगला हमारा है NCF, जिसको हम बोलते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005।
इसके अंतर्गत क्या हुआ, स्कूल के अंदर और बाहर जीवन के सभी क्षेत्रों में सभी बच्चों को, अब यहाँ पे एक कोटेशन यहाँ पे ऐड कर दिया गया था कि विशेष रूप से विकलांग बच्चों को परिस्थितियों में भागीदारी के महत्व को बताना। मतलब अगर एक विशेष बच्चा है या हैंडीकैप्ड बच्चा है तो आप उसको बताओ कि आप समाज के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो आप उनको मोटिवेट करो, यही कहा गया। और ये स्कूल के अंदर और बाहरी सभी जीवन में बच्चा ताकि भागीदारी को, अपने महत्व को समझ पाए, ठीक। और जब सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है, विकलांग बच्चे सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, तो ये चीज़ यहाँ से हटाया जाएगा। वो हम कब आया था, NCF 2015 में। अगला एक्ट हमारा है RT 2019, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या हो, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम है। अगर आपसे ये पूछा जा सकता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब आया, तो 2009 में आया, जिसको हम राइट टू एजुकेशन एक्ट बोलते हैं, ठीक। इसमें ये कहा गया कि सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, चाहे वो सभी बच्चों का मतलब है, चाहे नॉर्मल बच्चा हो, चाहे हैंडीकैप्ड बच्चा हो, ठीक, या विशेष अधिकार वाला बच्चा हो। अब हम बात करें अगला, तो इसमें दिया है कि RPWD एक्ट 2016 एक आया। अब RPWD का मतलब है राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसका मतलब क्या है, RPW एक्ट जो था पहले 7 विकलांगता निर्धारित किया था, कब, जो हमारा पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 था उसमें 7 था। अब यहाँ पे 21 विकलांगता को डिफाइन कर दिया, मतलब अब ये अगर अभी बात करें तो टोटल 21 विकलांगता को कैटेगराइज कर दिया गया है। उसके बाद इसमें क्या कहा गया कि बिना किसी भेदभाव का स्कूल में प्रवेश देना तथा दूसरों के साथ समान रूप से शिक्षा व खेल कूद गतिविधियों के अवसर प्रदान करना। इसमें ये कहा गया कि जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, जो 21 तरह की विकलांगता वाले बच्चे हैं, उनको बिना किसी भेदभाव के साथ समान स्कूल में प्रवेश दीजिए आप। उसके साथ साथ शिक्षा और खेलकूद गतिविधियों में भी उनको अवसर प्रदान करिए, वो भी समान रूप से। ऐसा नहीं कि विकलांग बच्चा ने इसको खेल में पार्टिसिपेट करिए, जितना उससे हो पाएगा करेगा, या जितना उससे आप समझ पाए इसकी क्षमता, उसके हिसाब से उसको खिलवाइए, उस किसी भी कार्यक्रम में उसको पार्टिसिपेट करवाइए, ठीक। अगला हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम एकदम लास्ट में आ चुके हैं। तो अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे एक विशिष्ट शिक्षक के कर्तव्य और जिम्मेदारियों के बारे में। अगर आप विशिष्ट शिक्षक है तो आपकी क्या क्या कर्तव्य और क्या क्या जिम्मेदारी है। पहला क्या है, सभी छात्रों के रिकॉर्ड बनाए रखना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आपके यहाँ कोई बच्चा आ रहा है इस तरह का, तो उसका रिकॉर्ड बना के रखें। रिकॉर्ड बनाने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आ रहा है, कब जा रहा है, क्या उसकी एक्टिविटी है, कितना उसके अंदर इम्प्रूवमेंट, इन सब चीज़ों को आप देखिए। दूसरा क्या है, व्यक्तिगत शिक्षण योजना व व्यवहार प्रबंधन योजना बनाना। व्यक्तिगत शिक्षण योजना का मतलब अगर विशेष शिक्षक हैं तो हर बच्चे को आपको उसके हिसाब से शिक्षा देनी है, ना कि आप एक ही नियम लगा दीजिए, एक ही तरह सबको बता दीजिए। अगर व्यक्तिगत भिन्नता की बात है तो वहाँ पर हर एक बच्चे के हिसाब से आप अपने व्यवहार और प्रबंधन की योजना बनाइए कि हम उनको पढ़ाएंगे कैसे, शिक्षण योजना बनाइए कि उनको हम पढ़ाएंगे कैसे, ठीक। अगला क्या है, छात्रों व अभिभावक से संपर्क रखना। अब देखो, अगर इस तरह से बच्चे स्कूल में उनसे संपर्क नहीं करेंगे तो बच्चा मतलब थोड़ा सा छीड़ भावना करता है कि देखिए नॉर्मल बच्चे के साथ अच्छे से बिहेव करें, हमसे कर ही नहीं रहे। और उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स से भी, उनके अभिभावक जो, उनसे भी संपर्क रखिए, ठीक। उसके बाद क्या क्या है कि नवीनतम प्रगति और विकास की जानकारी देना और चर्चा करना। अगर आप उनके पेरेंट्स से जो भी उनके अंदर थोड़ा सा डेवलपमेंट बच्चे को हो तो उसके बारे में बताइए, ताकि उसको प्रोत्साहित कर पाए कि अच्छा बेटा आप इतना अच्छा करो, आगे और अच्छा करोगे, ठीक। तो ऐसे में बहुत जरूरी होता है मोटिवेशन, ठीक। दूसरा क्या, विकास की जानकारी, जो भी डेवलपमेंट बच्चे के अंदर हो वो उनको पेरेंट्स को बताते रहें ताकि उसके हिसाब से वो चीज़ें कर पाएँ, ठीक। दूसरा क्या है, मुख्य धारा के शिक्षकों के साथ एक टीम के रूप में काम करना। अब देखिए, अगर आप एक विशेष शिक्षक बन जाएंगे तो जरूरी नहीं कि आपको विशेष शिक्षक में, आप मान लीजिए नॉर्मल स्कूल में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो जो वहाँ पे मुख्य धारा के टीचर, उनसे आप ग्रुपिंग करके एक टीम बना के काम करिए। आप अकेले ही उन बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, उनसे जब हेल्प लेंगे, उनकी सहायता से एक टीम के रूप में काम करेंगे तो जितने भी वहाँ पे बच्चों को आप उनको अच्छे से पढ़ा पाएंगे, मुख्य धारा में उनको जोड़ पाएंगे, ठीक। अगला क्या है, सीखने की कठिनाई के बारे में जागरूकता प्रदान करेंगे। अब सीखने की कठिनाई मतलब अगर बच्चा कोई चीज़ सीख नहीं पा रहा है तो उसके कठिनाई स्तर के बारे में बताएं कि हाँ इस तरह चीज़ें आप करेंगे तो आपका ये सही हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो बच्चा उस चीज़ को सीखेगा, ठीक है। ये आपका काम है। अगला क्या है, भिन्न क्षमताओं वाले बच्चों के लिए आवश्यक संरचनात्मक और शैक्षणिक परिवर्तनों का सुझाव देना। अब भिन्न क्षमता वाले बच्चे मतलब हर एक छात्र जो है अपने आप में विशेष है, वो भिन्न कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगा, तो उसके लिए आवश्यक संरचनात्मक मान मतलब क्रिएटिव, इंग्लिश में बात करें तो क्रिएटिव चीज़ों को उसको दीजिए, ठीक। और शैक्षणिक परिवर्तनों का सुझाव देना, जो भी उसके अंदर लगे कि हाँ बच्चा इस तरह से इस चीज़ को डेवलप कर सकता है, उसको आप सुझाव दे सकते हैं, बिल्कुल देना चाहिए। और क्रिएटिव चीज़ें उससे करवाते रहें हर एक बच्चे से, ताकि अच्छा से इम्प्लीमेंट हो जाए, ठीक। तो यहाँ तक हम लोग ने अभी तक पढ़ा जितना भी चीज़ था, ये मान चलिए अगर हैंडीकैप्ड या समावेशी शिक्षा की बात की जाए तो इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। इस एक छोटे से वीडियो में आप बहुत ही बेहतर नॉलेज ले सकते हैं। और अगर इसको पूरा करते हैं, एक बार और रिवाइज के लिए स्पीड डबल करके पढ़ लीजिएगा, तो आपका यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका नहीं फंसेगा, ठीक। और ये जानना बहुत जरूरी, अगर आप पेपर देने जा रहे हैं
इस तरह के जहाँ पे विशेष शिक्षा का इतना महत्व है, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक, तो आशा करते हैं मेरे द्वारा बताई गई सारी चीज़ समझ में आएंगी। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, या जो 2-4-6 दिन बचे हैं इसमें कुछ हमसे चाहते हैं कि इस तरह के कुछ चीज़ें हम प्रोवाइड करें, तो हम कोशिश करेंगे, हम ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें, और अगर हमारी वीडियो आपको सच में अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।